अच्छा बॉस, लास्ट क्लास में ना हमने तमाम ऑलमोस्ट बजट्स के बारे में बात कवर कर ली है। ये हम एक टॉपिक के ना मिडिल में हम बजट्स पढ़ रहे थे, तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो जहाँ पे हम अभी मिडिल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कोई परेशान नहीं हो। जो दो लोग नए आए हैं वो परेशान ना हो कि आपको पुराना नहीं समझ आएगा। सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब आपको मिल जाएगा, सब आप कवर कर लेंगे पीछे से इजीली। नहीं आएगी बात समझ में तो मैं हूँ, मैं कराऊंगा आपको। सही है, आप आराम से इसको करें। गुड न्यूज़ ये है, आज की क्लास में आप नए हो, आप दोबारा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड होता रहता है। आप इस बजट के लिए आपको प्रीवियस कुछ भी नहीं नॉलेज चाहिए, ये एक आम आदमी बना सकता है। बात समझ आ रही है? इसके लिए मुझे ना तो डेबिट क्रेडिट चाहिए, मुझे बस अपना बिजनेस का एक कैश फ्लो का जहन चाहिए। पैसे कब आए और पैसे कब गए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ओ लेवल्स अगर आपने पढ़ी है, ओ लेवल्स पढ़ी है, ओ लेवल्स या एएस पढ़ी है, तो एएस में आपके पास कैश बुक होती है। कैश बुक पढ़ी है? कैश बुक में जब भी पैसे आते हैं तो आप उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब भी पैसे जाते हैं तो आप उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जस्ट आपको शुरू में जरा सा फॉर्मेट से आप यूज टू हो जाए, जो लोग ऑनलाइन है वो भी देख रहे हैं कि मैंने यूज टू हो जाए, मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट डिजाइन किया। नहीं लिखना बॉस, मना कर रहा हूँ, नहीं लिखना। ये फॉर्मेट तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, इसका कोई काम नहीं है। कल तो क्वेश्चन सॉल्व करना, गौर से देखिए। इसका एक फॉर्मेट है जिसे हमें ना याद रखना जरूरी है। सही है, कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह लेना होता है? नहीं, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह नहीं है। 100% ऐसे ही बनाओगे मार्क्स मिलेंगे? नहीं, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन मेजरली मैं आपसे बोलूंगा किन चीजों पे फोकस करें। सारी रिसिट्स एक साथ लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन में हो सकता है ट्रांजैक्शन 1 में रिसिट हो, ट्रांजैक्शन 9 में रिसिट हो, तो आपने उसको मार्क कर लेना रिसिट्स एंड रिसिट्स। तो रिसिट्स एक साथ होंगी, जैसे मैंने कहा कैश सेल्स एक रिसिट है, अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन की तो एक रिसिट है, कलेक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, मैंने नॉन करंट एसेट हमजा बेच दिया, पैसे आ गए, ये भी एक रिसिट है। नॉन करंट एसेट बेच दिया तो जो पैसे आए, सेल प्रोसीड है, वो मेरी रिसिट है। फिर सर मैंने सर लोन रिसीव किया, लोन रिसीव किया तो वो भी मेरे लिए क्या है सर, एक रिसिट है। अदर रिसिट्स, अगर मैंने इसके अलावा भी कोई और चीज रिसीव की तो वो, जैसे हो सकता है मैं रेंट रिसीव करता हूं, हो सकता है मुझे किसी बात का कमीशन मिले, तो जो भी रिसिट्स होती हैं वो हम एक साथ लिखते हैं। कॉमन सेंस ये, इसका मतलब है ये कैश बुक की डेबिट साइड है। और ये बात समझ में, कैश बुक की डेबिट साइड सारी रिसिट्स में आ गई। ये टोटल रिसिट्स के मार्क्स हैं एग्जाम में। कोई बच्चा मुझे कभी कभी बोलता है सर टोटल एक साथ ही कर देंगे, ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे आंसर लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। टोटल रिसिट्स के एक पूरी रॉ के ऊपर 1 मार्क देगा वो, आपका रिसिट आना चाहिए एक इस रॉ के मार्क्स। बिकॉज व्हेन यू विल टेक अ बिजनेस डिसीजन, जब आप इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे तो रिसिट्स आपको इंडिकेट करेंगी कि इस महीने इतना कमाया या जनरेट किया था। मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट पार्ट एक पेमेंट पार्ट है। पेमेंट पार्ट में मैंने बस जानबूझ के ये सब कुछ लिखे हैं, छोटा सा एक आइडिया देने के लिए, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। कैश परचेज का मतलब होता है हमजा पैसे जा रहे हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स का मतलब भी यही होता है सर के पैसे जा रहे हैं। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस पे किए, इसका मतलब भी क्या होता है सर, पैसे जा रहे हैं। कैश ड्रॉइंग्स करेंगे, पैसे जाएंगे बिजनेस से, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही चेक हो रहा है। फिर लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापसी कर दिया, स्टिल पैसे जाएंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, कोई भी नॉन करंट एसेट आप खरीद ले, पता है ना इंस्टॉलमेंट पे भी खरीदा जाता है, तो कुछ पैसे आपने पहले महीने में दिए होंगे, कुछ पैसे आप दूसरे महीने में देंगे, कुछ तीसरे महीने में देंगे। अब इसमें लॉजिक्स आपकी चाहिए, आपको डेबिट क्रेडिट का कोई भी ना फलसफा फिलोसफी नहीं चाहिए। आगे लिखा हुआ है अदर पेमेंट्स, आपके पास अदर पेमेंट्स आ गई हैं, तो अब आप सारी पेमेंट्स का टोटल निकालेंगे तो पेमेंट्स आ गए आपके पास। मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से रिसिट्स को ए लिखा, पेमेंट्स को मैंने क्या लिखा, बी। ए में से बी माइनस करूं, रिसिट्स माइनस पेमेंट कर दूं, जवाब दे नेट रिसिट्स आ जाएगा, कितना बचा वो ये लिखा हुआ है। इसके तो बहुत मार्क्स है। नेट रिसिट से ही पता चलता है किस महीने में आपने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया और किस महीने में आपने नेगेटिव जनरेट किया। रिसिट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है, इसका मतलब है यहां इस महीने में आपको लिक्विडिटी इशू रहेगा। और ये बात समझ में, सीजनल बिजनेस होगा, विंटर्स पे काम करता होगा, पाकिस्तानी विंटर पे काम करेगा, तो अब पहले देखो ना, पहले विंटर स्टार्ट होता है नवंबर मिड से, दिसंबर के स्टार्ट से। अब स्टार्ट कब से होता है, दिसंबर के एंड से जनवरी तक जाता है। तो सीजनल बिजनेस होगा, अगर सूप बना के बेच रहे होंगे आप, तो आपका बिजनेस कब चल रहा होगा, यूजुअली नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, इस तरह पीक कर रहा होगा। तो सर ये इससे ही पता चलेगा आपको। फिर सर नेट रिसिट से एक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ये बिल्कुल वही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरेट डाउन। एक दफा दोबारा देख लें, फिर से देख लें। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे काम करना है आपको, रिसिट्स आपने एक तरफ लिखनी है, पेमेंट्स आपने सारी की सारी एक तरफ लिखनी है, उनका आपने डिफरेंस लेना है, उसको आपने नेट रिसिट्स कहना है।
नेट रिसिट्स का आपने फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन मेडिशन देना है, फिर बैलेंस शीट ही निकलेगा। अब इसको अब जरा यूज टू करते हैं। सुने, जो नए हैं ना उनके लिए जरा ये क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। रीजन ये है कि सर आपने अभी तक मेरे से पिछले वाले बजट्स नहीं पढ़े, कुछ कुछ बातें मैंने वहां कही नहीं, घबराइएगा नहीं, सुनिएगा इसको। लिखा हुआ डायरेक्टर्स ऑफ केन को वाज कंसर्न्ड अबाउट द कंपनीज कैश फ्लो। लिखा हुआ है दे रिक्वेस्टेड देयर अकाउंटेंट्स टू प्रिपेयर अ कैश बजट। उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने अकाउंटेंट से कि कैश बजट प्रिपेयर कर दें। The following sales figures are for the month of November 2004 to June 2005. नवंबर से लेके जून तक का डेटा गिवन है। जो एक्चुअल सेल्स है आपकी नवंबर की वो 60,000 है, दिसंबर की सेल 64,000। जवाब दें, जिस चीज का आपके पास एक्चुअल डाटा हो उसका बजट बनाने की जरूरत है नहीं, इसे छोड़ दें। ये किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसका कोई यूज होगा। फोरकास्टेड सेल्स, यहाँ से बजट स्टार्ट होगा। फोरकास्ट सेल्स है आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इफ यू रिमेंबर मैंने सेल्स की आपको कहानी सुनाई हुई है। सेल्स के बाद कौन सा बजट बनता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन बना ले तो फिर कौन सा बनाते हैं? परचेजेस। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं हो तो सेल्स के बाद क्या बनाते हैं? परचेजेस। एक छोटा सा सवाल है मेरा, पेमेंट किसकी बेस पे करूंगा, सेल्स पे या परचेज पे? परचेज पे। रिसीव किस बेस पे करूंगा? सेल्स पे। डाटा कौन सा गिवन है? सेल्स। रिसीव का तो डाटा है, पेमेंट का डाटा नहीं है, परचेजेस नहीं है। तो परचेजेस आई हैव टू आइडेंटिफाई परचेजेस, देन आई विल बी एबल टू लाइक, मैं फिर कहीं से बता पाऊंगा कि मुझे क्या करना है। देन सी दिस टेक्निकल टिपिकल बजटिंग की टर्म्स आई हैं, ये मैंने खुद अपने हाथ से जो जानबूझ के इस तरह करके लिख दिए। ये टेक्निकल टर्म्स है, इनको जरा स्ट्रांगली देखिएगा, आपके पूरे कोर्स को कवर करेंगी। हाफ द सेल्स आर नॉर्मली पेड फॉर इन द मंथ इन विच दे अकर एंड द कस्टमर रिवॉर्डेड विद 5% कैश डिस्काउंट। कस्टमर को 5% आप डिस्काउंट देंगे। फिर से देखें, हाफ द सेल्स आर नॉर्मली पेड इन द मंथ इन विच दे अकर। आधे आधी यानी आप 100 रुपए की कोई चीज बेचेंगे तो आधे पैसे आपको कब मिल जाएंगे? उसी महीने। और आधे पैसे आपको कब मिलेंगे? अगले मंथ। ये लिखा हुआ इन द फॉलोइंग एंड द रिमेनिंग सेल्स आर पेड फॉर नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, है ना। ये सुकून से काम कीजिए। आपको लगे कि ज्यादा हो गई इंफॉर्मेशन तो मुझे बताएगा, मैं रोकूंगा वहां तक, अब मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। यानी ये लिखू ना, करंट मंथ की सेल्स, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना रिसीवेबल्स वाला काम, तो हम ये कहेंगे ना सर इसके अंदर कि सर इसका मैं अगर लिखूं तो करंट मंथ की सेल्स मल्टीप्लाई बाय सर उसका 50%। ये क्या है? ये वो सेल है जो मुझे इसी महीने रिसीव होगी, मगर मैं उस पर कोई डिस्काउंट दूंगा। मैं लीना उस पर डिस्काउंट कितने परसेंट का दूंगा? 5% का। तो कलेक्शन कितने परसेंट की करूंगा? उस 50% के 95% को मैं क्या कर लूंगा सर? कलेक्ट। आ रही है बात समझ में? सर डिस्काउंट लिखें, गुड न्यूज दे रहा हूं आपको, कैश बजट में डिस्काउंट होता ही नहीं है। डिस्काउंट के लिए रिसीवेबल्स बजट में आपने काम किया हुआ है, इसमें डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है। अभी आपने फॉर्मेट देखा था ना, उसमें कोई डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, सिर्फ पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड करना है आपको। आ रही है बात समझ में? अगर मैं ये कह रहा हूं, गौर से सुनो, अगर मैंने पहली लाइन ये लिख दी तो जवाब दें, करंट मंथ की सेल्स का 50% का 95% कलेक्ट किया, तो बाकी 50% कब कलेक्ट करूंगा? अब नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब है अगर मैं जनवरी में बात कर रहा हूं तो जनवरी में जनवरी की सेल्स का कुछ अमाउंट रिसीव करूंगा और दिसंबर की सेल्स का भी कुछ अमाउंट अभी रिसीव करूंगा, है ना। तो दूसरा भी खुद ब खुद बन गया। दूसरा क्या बन गया? लास्ट मंथ की सेल्स का मल्टीप्लाई बाय 50%। कब रिसीव होगा आपको? इस महीने। यानी अगर मैं बात करूं आपसे जो डाटा गिवन है उस लिहाज से, जनवरी की सेल्स का आधा कब रिसीव होगा? फेब में। और जनवरी की सेल्स का कब रिसीव हो जाएगा? आधा जनवरी में, है ना। ऐसे ही जनवरी का आधा जनवरी में रिसीव करेंगे, बाकी का कब रिसीव करेंगे? फेब में। तो इसका मतलब है फेब में आधा किसका रिसीव करेंगे? जनवरी का। और फेब में आधा किसका रिसीव करेंगे? फेब का। ये बात है, बस इसको यूं ही समझ लें। अब सर आगे देखें। अब लेकिन मैं आगे दिखाने से पहले आपको एक बात बताऊं, हाउ मेनी रिसिट्स इन ट्रांजैक्शन 1 वी हैव? कितनी रिसिट्स हो गई सर? एक हो गई रिसिट 1, दूसरी कौन सी हो गई सर? रिसिट 2। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दफा आपने सारी रिसिट्स लिख दी और गलती से एक रिसिट छोड़ दी तब तो आप पूरा फॉर्मेट खराब कर देंगे। बात समझ में आई? रिसिट सारी एक तरफ, पेमेंट सारी एक तरफ। अब सुनते हैं सर आगे, ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। अच्छा, ये आपके लेवल से ना मैं बच्चों वाला कोई क्वेश्चन दे के स्टार्ट कराता, मैं नहीं करा रहा, मैं बिल्कुल एकदम आपको टू बी ऑनेस्ट एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि आपको पहले क्वेश्चन से आइडिया हो कि यार मुश्किल सवाल आया तो ऐसा आ जाएगा। लिखा गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन गुड्स आर, दोबारा से देखिए, गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन गुड्स परचेज 1 मंथ बिफोर सेल्स। फिर से पढ़ें सर, आप गुड्स कितने का बेचते हैं? गुड्स बेचते हैं आप 25% मार्कअप रख के, और वो जो गुड्स आप बेचते हैं उनको खरीदते कब है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 मंथ बिफोर सेल्स, सेल्स से 1 महीना पहले। सर अब उसके बाद देखें क्वेश्चन के अंदर एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई, हाफ परचेजेस, हाफ ऑफ द परचेजेस आर पेड फॉर इन द मंथ ऑफ परचेजेस एंड रिसीव 4% डिस्काउंट। मैं पहले ये जो हाफ
कब पे करेंगे, हाफ कब बाद में पे करेंगे, इससे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर, पेमेंट तो हम सेल्स की वैल्यू से तो नहीं करेंगे, पेमेंट तो हम कौन सी वैल्यू से करेंगे, कॉस्ट से, जो हमारी परचेज हुई होगी। अब क्वेश्चन हमें एक बात की हिंट तो ये दे रहा है, सुने, एक हिंट तो दे रहा है ना, वो हिंट ये दे रहा है कि बच्चे शराफत से ना एक छोटा सा एरिया बनाओ साइड में, किसका, परचेजेस का, परचेजेस निकालनी है। और मैं आपको बताऊं हर अच्छे क्वेश्चन में परचेज निकालनी होगी। एक सवाल का जवाब जरूर किया हमजा, बेटा ये बताओ जनवरी में जो बेचा है वो खरीदा कब होगा, दिसंबर में, और जो फेब में बेचा है वो कब खरीदा होगा, जनवरी में। मैं एक महीने पहले ही खरीदता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे परचेजेस कब से निकालनी पड़ जाएंगी सर, दिसंबर से, जनवरी से, फिर उसके बाद फेब की परचेजेस, फिर उसके बाद मार्च की परचेजेस, फिर उसके बाद अप्रैल की परचेजेस, फिर उसके बाद मई की परचेजेस। अरीब आज भी सुबह ना अच्छे बच्चे भी मुझसे सवाल कर रहे थे, अरीब ये, अरीब, कशफ, मैं सबको बोल रहा हूँ ये बात, अब्दुल कादिर, आज भी मुझसे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे सवाल कर रहे थे सुबह, सर क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें तो सर सेल्स के यूनिट्स गिवन है, हम डायरेक्ट कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, जब तक परचेजेस की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे तब तक आप पेमेंट नहीं निकाल सकते। मुझे परचेजेस की वैल्यू निकालनी है और आप निकालें, मेरी बात समझ में आई। अच्छा, अब जब ये काम आपने सामने रखा ना, तो आपके साथ जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको मार्कअप मार्जिन दिया हुआ था एएस लेवल में, अगर आपको याद हो, वो एक जिंदगी में तंग करने की सिचुएशन थी, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना। मैं आज उसकी एक आसान सी आपको एक शॉर्ट एक हिंट दे रहा हूँ, वो सुने सर। अभी देखिए क्वेश्चन में आपको कितने परसेंट मार्कअप गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास मार्कअप गिवन है यहाँ पे कितने परसेंट सर, 25%, राइट हो गया बिल्कुल। तो इसका मतलब है सर, अगर मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपका मार्कअप 25% है, मैं यहाँ लिखता भी हूं सर, अगर मैं आपको लिखता हूं सर, आपका मार्कअप अगर 25% है, तो जवाब दीजिए मार्जिन आपका कितने परसेंट होगा, 25 अपॉन क्या कर देंगे सर, 125। ये आपके लिए क्या कन्वर्ट हो गया सर, बन गया, ये आपके लिए बन गया सर मार्जिन। कुछ नहीं करते, नीचे बस डिनोमिनेटर में आप 100 और 25 को ऐड कर देते हैं। सर दोबारा बोलें, ये देखिए ये बहुत काम की चीज है, आप नीचे रखते हैं 100 और ऊपर जो भी आपके पास चीज गिवन होती है उसको आप इसमें वापस ऐड बैक कर देते हैं, ये मार्जिन बन जाता है। और ये बात समझ में, मार्जिन या मार्कअप कैलकुलेट क्या करता है, प्रॉफिट, क्या कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट। अब जवाब दीजिए, तो इसका मतलब है, अगर यहाँ देखिएगा गौर से, आपकी मैथ्स की एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, आपका मैथ्स का टीचर भी कम बोलेगा, डर डर के बोलेगा, मैं बड़ी दिलेरी से बोल रहा हूँ। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा आपसे, कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, 125 रुपए की बेची, यही कह रहा हूं ना मैं, और तो 25 रुपए की बेची, 125 की बेची, 125 की सेल कर दी। जवाब दीजिए, इज इट माई प्रॉफिट, 25 इज माई प्रॉफिट, यस। अगर 25 मेरा प्रॉफिट है, मैं यहां लिखता हूं 25 अगर मेरा प्रॉफिट है, तो जवाब दीजिए 100 मेरे लिए क्या है सर, कॉस्ट। कमाल ये नहीं है लीना, कमाल ये है कि जब इसको गौर से ध्यान से पढ़ते हैं तो ये निकल के आती है फिगर सामने। अभी आपने थोड़ी देर मुझे पहले बोला मार्जिन क्या होता है आपके लिए, प्रॉफिट। तो मैं अगर ऊपर इस फॉर्मूले को यूं मिटा के यूं लिखूं, देखिए गौर से, कमाल हो जाएगा आपको, एक बार मार्जिन मार्कअप समझ में आ जाएगा। मार्जिन डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं यहाँ लिखूं सर आके, आपके पास अगर यहाँ लिखा हो मार्कअप, मार्कअप डिवाइडेड बाय 100 प्लस आप इसके अंदर क्या कर देंगे, मार्कअप, तो 25 डिवाइडेड बाय 125, आ गई बात समझ में, यहाँ ये लिख दिया मैंने, राइट, ऐसा ही है ना। बड़ा ग्रेट क्वेश्चन एक, याद कीजिए, क्या ये सही है जो मैं लिख रहा हूँ, सेल्स माइनस कॉग्स इक्वल्स टू जीपी, सही लिख रहा हूँ। जवाब दीजिए, अगर मुझे मार्जिन निकालना है इसमें से, तो मैं मार्जिन कैसे निकालूंगा सर, मार्जिन निकालूंगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन क्या कर दूंगा सर, सेल्स, मार्जिन हो गया ना ये, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स क्या होता है मेरे लिए, मार्जिन। और से देखिए नीचे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स हो गया, आई बात समझ में, वही तो है मार्जिन का फॉर्मूला। आ रही है मेरी बात समझ में, मैंने 100 को क्या अज्यूम किया है, कॉस्ट, और 25 को मैंने क्या अज्यूम किया है, प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, सेल्स। अब ये बात ना जरा A2 में आगे जरा एक और लेवल से समझें, इसका मतलब है बेसिक बात ये कि मैंने इसको मिटाया, मैंने बेसिक बात ये लिखा, मार्जिन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 25 अपॉन क्या कर देंगे, 125, आ गया। जवाब दीजिए 25 से आपको क्या मिलेगा सर, 25 से आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो सर अगर कोई चीज 125 की बेच रहा हूं और 25 उसमें प्रॉफिट है, तो 100 उसमें क्या है, कॉस्ट। आप सुने, 65,000 जो है ना, ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ये सेल्स है। जवाब दें, सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, यस। अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट निकालना है, तो मैं पता क्या अप्लाई करूंगा, 25 अपॉन 125। जवाब दें, मुझे प्रॉफिट निकालना है या परचेज की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। सर कॉस्ट निकालने के लिए मैं 25 अपॉन 125 करूं या 100 अपॉन 125 करूं, ये कॉस्ट है। आ रही है मेरी बात समझ में, यानी 65,000 का अगर 25 अपॉन 125 करेंगे तो 13,000 आंसर आएगा, 13,000 मेरा प्रॉफिट है। सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, कॉस्ट। सेल्स में से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट। हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं।
डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं सर? मैं 65,000 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूं 100 से, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं 125। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ऑनलाइन कोई पूछ रहा है शायद, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। डन, बात समझ में आई? अलीना नहीं आई, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूं, फिर करूं, फिर करता हूं। सुनो यहाँ देखो, अच्छा है, जिसको सवाल है वो पूछे, ये सवाल की क्लास है भाई, इसमें कोई हम पास पेपर थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं। सुनो एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, सेम बात दोबारा लिख दूंगा। सर मैंने कहा यहाँ देखिए 25% आपके पास क्या मौजूद है सर? 25% मौजूद है सर, क्या मार्कअप? बोलते जाओ सर। अब मुझे इसे मार्जिन में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? 25/125। 25/125 मेरे लिए अब ये कन्वर्ट होके किस में आ गया है? मार्जिन। सर जवाब दो, मार्जिन निकालूं या मार्कअप? होता क्या है वो मेरे लिए? होता तो मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है ना। तो 25/125 जो नीचे 125 है उसमें 25 प्रॉफिट है और 100 क्या है? कॉस्ट। तो मैंने इसी चीज से ये यहाँ पे मेंशन कर लिया कि 100 डिवाइडेड बाय 125, सर ये मेरे लिए क्या निकल के आ गया? कॉस्ट। आ गई बात समझ में? मैं हर जगह ये अप्लाई कर सकता हूँ। आ गई बात समझ में? सर अब आते हैं यहाँ पे, अब जरा कैलकुलेटर खोलिए, 65,000 पे मल्टीप्लाई कीजिए सर 100/125, अप्लाई करते जाइए। पहले का आंसर क्या आ रहा है? 52,000। तो इसका मतलब है जो मैंने जनवरी में बेचा है वो मैंने दिसंबर में खरीदा था, और कितने का खरीदा था? 52,000 का। आ रही है बात समझ में? ये पेमेंट करनी है मुझे, मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए सर, 70 को रिवर्स कर दीजिए, एक महीने पीछे ले जाइए, आंसर बताइए जैन का। 56,000। नेक्स्ट कर दीजिए सर रिवर्स 100/125 करके सर 58,000। उसके बाद आ जाइए सर नेक्स्ट में, उसके बाद सर हम यहाँ चेक करेंगे सर, इसके बाद आंसर आएगा सर 61,000। सर यहाँ लिखेंगे आगे 61,000, फिर बताएं सर आगे 64,000, फिर उसके बाद बताएं सर मई में, इसके बाद आएगा सर 63,000। इसका मतलब है, गौर से सुनिए, इसका मतलब है रिसिट्स इससे देख के होंगी, है ना, और पेमेंट सारी इससे देख के होंगी, है ना। जब तक हम ये नहीं निकाल, अच्छा ऐसा हर सवाल में नहीं है पास पेपर में, ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए मुश्किल सवाल निकाला है सबसे पहले, ताकि मैं आपको एक पूरी कहानी सुना सकूं, आप अंडरस्टैंड कर सकें पूरी कहानी। अच्छा आप बच्चों ये बात बताओ, अगर सेल्स हो तो जवाब दीजिए, सेल्स हो तो आप सारी रिसिट्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सेल्स के साथ परचेज नहीं हो और पेमेंट मांगे हो आपसे, तो पेमेंट निकालने के लिए पहले आपको सेल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस्ट में, परचेज में, फिर आप आगे काम करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अब आते हैं, अब देखो मेरी बात समझ में आएगी आपको। यानी इस पॉइंट 2 में इतनी लंबी कहानी थी, अब लेकिन कहानी आसान है, यहां से स्टार्ट है। लिखा हुआ है हाफ ऑफ द परचेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ द परचेज एंड रिसीव 4% डिस्काउंट। इसका मतलब है जिस महीने में आप परचेज करते हैं उसी महीने में आप हाफ पेमेंट कर देते हैं। इसका मतलब है सर करंट मंथ की परचेजेस का 50% का, सर अगर आपने 4% डिस्काउंट रिसीव किया है तो इसका मतलब है आप 96% क्या कर देंगे? पे कर देंगे। जनवरी में जो आपने जनवरी की परचेज की हुई है, परचेज की बात हो रही है, परचेज कहाँ है? परचेज है सर यहाँ, तो आपने जिस महीने की बात कर रहे हैं तो आप उसी महीने उसको पे कर देंगे। और एक और पेमेंट भी आपकी किसकी आएगी? ये लिखा मैंने सर यहाँ पे, एक पेमेंट सर मेरे पास इसकी आएगी, फिर से देखिए, द रिमाइंडर इज पेड। अगर आधा आपने उसी महीने पे कर दिया तो बाकी कितना बचा? दोबारा से देखिए सर, हाफ ऑफ द परचेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेजेस एंड रिसीव 4% डिस्काउंट। हाफ तो अभी हो गया, हाफ कब पे होगा? अगले महीने। अगले महीने का मतलब क्या है सर? अब इस महीने लास्ट मंथ की परचेज का कितना परसेंट पे ऑफ होगा सर? 50%। आई बात समझ में? जोहेर बात समझिए, जोहेर दिसंबर में जो खरीदा पे कब किया? दिसंबर में। कब? आधा। और बाकी का कब पे किया? जैन में। जैन में जो खरीदा उसका आधा कब पे किया? जैन में। आधा कब पे करेंगे? फेब में। ये आगे चल रहा है, रेसेट्स पीछे से देखी जाती हैं, पेमेंट्स आगे की तरफ बढ़ती हैं। आगे बात समझ में? फिर सर आगे देखें सर क्वेश्चन में, यहां तक अगर आपने काम कर लिया ना तो उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि परचेजेस और सेल्स में ही ज्यादातर वो आपको फंसाएगा। ये वाले काम आपके लिए आसान होंगे। लिखा हुआ है वेजेस, लिखा हुआ है वेजेस of 12,000 per month are paid in the month in which they are earned। जिस महीने में सर आपने अर्न किए हैं उसी महीने में सर आप उसको पे कर देते हैं। यानी मेरी इस महीने की सैलरी इसी महीने मुझे मिल जाएगी अगर मैं कंपनी से ले रहा हूँ, तो इसका ये तो कोई मुश्किल बात नहीं हुई ना। इसका मतलब है सर आप हर महीने 12,000 पे कर रहे हैं, ऐसा ही है कुछ। मगर आगे क्या लिखा है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वेजेस विल इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम मार्च। तो इसका मतलब है जो 12,000 वाली आपकी तनख्वाह है वो जैन में और फेब में जाएगी, मगर इस 12,000 के ऊपर 110% का सर इंक्रीज आएगा, और वो सैलरी आप कब कब देंगे? मार्च में और अप्रैल में। जरा इसका आंसर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 13,200 आ जाए। और ये बात समझ में? 10% का रेज आ गया। तो आप 2 महीने 12,000 पे करेंगे, अगले 2 महीने 13,200 पे करेंगे। फिर पढ़े सर आगे, रेंट कॉस्ट 60,000 पर एनम, पेबल 3 मंथली इन एडवांस। वाह, ये है फंसाने वाली बात। दोबारा से देखो सर, कॉस्ट 60,000 पर एनम, पेबल 3 मंथली इन एडवांस। साल में कितने महीने होते हैं?
12। ये कितने महीनों की बात कर रहा है? 3। तो साल में कितनी दफा पे करना है? 4। 4 साल में कितने महीने? सही है, कंफ्यूजिंग है कि दोबारा बोल, साल में कितने महीने होते हैं? 12। ये 3 मंथली है, तो 12 को 3 से डिवाइड करें, क्या आंसर आया? 4 टाइम्स पे करेंगे। क्वार्टरली बेस की बात कर रहा है, इतना मुश्किल कर दिया इसने। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है रेंट आप पे करेंगे, पहला रेंट आप कब पे करेंगे? जैन में। दूसरा रेंट आप कब पे करेंगे? अप्रैल में। अगर मैं 60,000 यहाँ लिखता हूं और मैं ये कहता हूं डिवाइडेड बाय मैं से 12 कर दूं, तो पूरा एक महीना आ गया। एक महीने का आंसर सर 60,000 है, सॉरी 60,000 लिखा सर मैंने, उसको सर मैंने 12 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया? फिर तो 5,000 आ गया। 5 आएगा ना, 5 आ गया। 5 एक महीने का है, तो 3 महीनों का आंसर कितना आ गया सर? मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर कितना आ गया सर आपके पास? 15,000। आप वो अपना डेप्रिसिएशन वाला पुराना मेथड भी लगा सकते हैं, 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन क्या कर दें? 12, ये भी हो सकता है सर। इसका आंसर आ गया आपके पास कितना? 15,000। आपने ये 15,000 कब कब पे करना है? एक बार कब? जनवरी में। एक बार कब? अप्रैल में। जुलाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब है फेब और मार्च में बीच में रेंट पे नहीं करेंगे। सिर्फ सिर्फ कब करेंगे? एक बार जनवरी में, एक बार कब पे करेंगे? अप्रैल में। तो फेब और मार्च में पेमेंट नहीं होगी। डायरेक्टर्स हैव अरेंज्ड अ बैंक लोन, ये है प्रॉमिसिंग बात इस क्वेश्चन की, जो मैं पहली लाइन से आपको बोल रहा हूं। अभी तो आप बनाना सीख रहे हो ना बेटा। पहले आपने क्या सीखा? रिसिट। 2 रिसिट्स थी, 2 ट्रांजेक्शन गुजर गई, ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 3 गुजर गई, ये पेमेंट की थी। एकदम से ट्रांजेक्शन 4 गुजर गई, 5 में वापस आया, उसने बोला आपने बैंक लोन ले लिया है 60,000 का। जवाब दें, बैंक लोन आपने रिसीव किया है, ये आपके लिए रिसिट है या पेमेंट है? ये तो रिसिट है सर। रिसिट है तो इसका मतलब है ये इस क्वेश्चन की तीसरी रिसिट है। रिसिट को आप हमेशा मार्क करेंगे, और ये बात समझ में, ताकि आप एक साथ रिसिट लिख सकें। पेमेंट में मसला नहीं है, पेमेंट आप कर लेंगे सही से। आपने फेब में बैंक लोन लिया है 60,000 का, जो कि उनको उम्मीद है उनको मिल जाए। हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको लेना है सर ऑफ 20,000, 8% डिवेंचर का हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं आप, और उसकी पेमेंट डी हो जाएगी जनवरी में। तो इसका मतलब है जनवरी का बजट बनाएंगे तो ये आप पे करेंगे, मगर हाफ ईयरली। तो 200,000 जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिवेंचर्स भी होते हैं। 200,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर कितने परसेंट के साथ सर? 8% के साथ। 200,000 डॉलर नहीं, मैंने 200,000 डिवेंचर्स को $1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया मेरे पास $2,000। 200,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, आंसर आ गया सर मेरे पास कितना? 16,000। 16,000 को आपने हाफ ईयरली में पे करना, डिवाइडेड बाय 2, आंसर चेक कीजिए आपके पास क्या आएगा? 8,000। तो सर 8,000 अब आप पे करेंगे। ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 12,000 विल बी पेड इन मार्च। आप ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो पे करेंगे इन मार्च। तो मार्च में पेमेंट होगी, इसका मतलब है ना जैन में होगी, ना फेब में होगी, ना अप्रैल में होगी, सिर्फ मार्च में आप पेमेंट करेंगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में, एक बैलेंस है आपके पास, जब दिसंबर 31 हुआ था तो आपका कैश बुक का या बैंक का बैलेंस जो था वो था 12,000। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बात समझ में आई? अब जरा सर इसके ना सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको और अच्छी बात समझ आएगी। हेडिंग डालें सर नेक्स्ट पेज पे जाके आप कैश बुक, या अभी तो फिलहाल कैश बुक भी नहीं लिखे, मैं नहीं डालता आपके लिए, मैं डायरेक्ट कैश बजट पे आता हूँ। कैश बजट से यहाँ लिखते हैं आके जैन, 4 महीनों का आपको बजट बनाना है। फेब, फिर यहाँ मैंने मेंशन किया मार्च, एंड देन मैंने यहाँ मेंशन किया आगे सर आपके पास अप्रैल। अब्दुल कादिर, कैन यू हेयर मी? अब्दुल कादिर शायद लग रहा है चले गए। अरीब, मेरी आवाज़ आ रही है? अरीब, आवाज़ क्लियर है? हेडिंग डाल लें पहले इसकी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइंस को ड्रॉ करें। इस पेज पे आप, मैं चाहूँगा कि आप लाइंस ड्रॉ करके काम करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आपको ज़रा बात समझ में सही से आनी चाहिए। यहाँ तक आ गए सर, हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। डन। चलें सर, सबसे पहले सर हम इसके अंदर एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे सर हम किसकी? हेडिंग डालेंगे सर हम यहाँ आके रिसिट्स की। मैंने यहाँ लिखा सर आके, मैंने रिसिट्स की हेडिंग डाली। अब सर मैं यहाँ से बात को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रिसिट्स, हाउ मेनी रिसिट्स डू आई हैव इन दिस क्वेश्चन? 3 है, हमने मार्क किए हैं वो। पहली रिसिट कौन सी है हमारी सर? पहली रिसिट है सर हमारे पास करंट मंथ की सेल्स का, ऐसा ही है ना? वापस जाके दिखाऊं, पीछे जाके देखते हैं सर, ये जो लिखते हैं ना ये काम आता है आपके। करंट मंथ की सेल के 50% का कितने परसेंट? 95%। दूसरा लास्ट मंथ की सेल्स का 50%, ये यही लिखा जाता है बाकायदा। आप यहाँ लिखेंगे इस बात को। क्रेडिट सेल्स का सर आपके पास 50% का, सर यहाँ आएगी वैल्यू कितनी? 95%। और दूसरी आपके पास रिसिट आएगी
जिसको आप कहेंगे लास्ट मंथ की सेल्स का मल्टीप्लाई बाय आप कितने परसेंट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे सर 50%। अच्छा, मैं हमेशा चाहूंगा आप लाइन बाय लाइन सॉल्व करें, आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं सॉल्व करें, बहुत ज्यादा आगे पीछे मत घूमिएगा, क्योंकि ना आप देखो इसको सॉल्व कराने के लिए मुझे आपको ना कैलकुलेटर चलाना भी सिखाना। मैं बताऊं एक कैलकुलेटर चलाने का अच्छा सा तरीका, आप बार बार ये लिखें 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 95%, आप लिखें बार बार 1,60,000, बार बार नहीं लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, कैलकुलेटर उठाओ, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर वर्क करना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो करिएगा, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ वो करें, पहले उसको लेके एक बार डाइजेस्ट कर लें, आपको काम करने में आसानी हो जाएगी, आपके पास हाफ एन आवर है क्वेश्चन के लिए एग्जाम में, ये ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। पहले लिखिए 95%, फिर मल्टीप्लाई बाय 50%, फिर लिखिए मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, अमाउंट लिखिएगा जनवरी का, और जनवरी का अमाउंट कितना है मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो जनवरी का अमाउंट है 65, मल्टीप्लाई बाय 65,000, जैन का अमाउंट है 65,000। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट, आंसर सब लोग पहले निकालो फिर जोहिर बताएगा। आंसर आ गया सबके पास? अब सुने, मैंने आपको क्यों बताया, जोहिर पहले आंसर बताओ। 30,875, मैंने आपको ये क्यों बताया, सुने, आप सिर्फ अब अमाउंट को डेल करेंगे, अमाउंट को चेंज करेंगे और नई फिगर लिख देंगे, ये फॉर्मूला आपको बार बार नहीं बदलना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। आ रही है बात समझ में? एक दफा 95% का 50% लिख के मल्टीप्लाई करके रख लिया, आप बार बार जाइए ऊपर डिलीट कीजिए अमाउंट को, नया अमाउंट लिखते जाएं, आंसर आता जाएगा, बिला वजह हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बार बार लिखें, हमारी गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? ये नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आगे देखते हैं सर, करंट मंथ की सेल्स कितनी है, अब 70, फिर 72,500, फिर 62,250, अमाउंट लिख दें पूरा सर, 70,000 अमाउंट लिख दें, देखें क्या आंसर आ रहा है आपके पास, अमाउंट बता लाना अलीना, 70,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 33,250। नेक्स्ट अमाउंट बताइए मार्च का, कन्वर्ट करके पॉइंट को अप कर देना हमेशा, 34,438, सही है सर। नेक्स्ट अमाउंट 36,290, सही अमाउंट लिख दें, 1919, सर ये अमाउंट आ गया सर। अब लास्ट मंथ की सेल्स का, ये बहुत आसान है, लास्ट मंथ का मतलब है अब आप दिसंबर में, आप जनवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जनवरी के लिए लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर, दिसंबर का हाफ निकाल लीजिए, दिसंबर का हाफ है सर आपके पास 32,000, जनवरी का हाफ निकाल लीजिए, जनवरी का हाफ चेक। अब आप फेब में, फेब के लिए लास्ट मंथ कौन सा होगा, फेब के लिए लास्ट मंथ होगा जनवरी, तो जनवरी का मतलब है जनवरी का हाफ निकाल लें 65 का, क्या आंसर आएगा सर आपके पास, 32,500, सर मैंने यहाँ लिखा आके 32,500। नेक्स्ट का आंसर बताओ, नेक्स्ट का आंसर आएगा आपके पास 35,000, उसके बाद नेक्स्ट का आंसर बताइए, समझ में आ रहा है ना? मैं मार्च में फेब की सेल ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ का अमाउंट मुझे इस महीने में कलेक्ट हो रहा है, आ रही है बात समझ में? लास्ट का अमाउंट बताइए, 36,250, एस कहाँ से पढ़ी है, एस कहाँ से पढ़ी है? अच्छा, तुम भी बीकन कॉलेज में पढ़ी है, सही सही, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। डन है सर, यहाँ तक आपने काम कर लिया, ये करंट मंथ की सेल्स और लास्ट मंथ की सेल्स हो गई। अब सर जरा मेरी बात का जवाब दीजिए, ये सारा पार्ट मैंने कंप्लीट किया, एक और रिसिप्ट थी ना, अब अगर फर्ज करो मैं वो रिसिप्ट ना लिखूं तो मेरा तो पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा, मुझे रिसिप्ट नहीं लिखना जरूरी है। सर मैंने बैंक लोन अरेंज किया हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे आके बैंक लोन, और बैंक लोन चेक करें सर आपके पास बैंक लोन कितने का गिवन है, एक बैंक लोन आपके पास गिवन है, बोलिए। बैंक लोन आपने 60,000 का रिसीव करना है, याद है ना, और कौन से मंथ में करना है, फेब में, उसके अलावा कभी नहीं करना। तो आपने बैंक लोन, अब इसका मतलब है ना जनवरी में बैंक लोन लेना है, फेब में 60,000 रिसीव होगा, और सर मार्च में भी आपने लोन नहीं लेना है, अप्रैल में भी आपने लोन नहीं लेना सर, इन सबको अब आप प्लस करेंगे। अरीब भाई बात समझ में? अरीब यस नो, कशफ बोलो, बात समझ में आ गई? इस रिसिप्ट्स का टोटल निकाल लीजिए अब, टोटल निकाल लिएगा, 62,875, नेक्स्ट 125,750, नेक्स्ट 69438, नेक्स्ट
72469 72469 69 72469 सर यहाँ तक आ गया ये डन। आगे बढ़ते हैं सर। डन श्योर। इसको क्या बोलते हैं सर? टोटल रेसिट्स। ये रेसिट्स हैं आपके। अब आप आगे बढ़ेंगे सर, एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग अब यहाँ से जरा सा क्वेश्चन में ये होगा कि आप अब यहाँ पे पेमेंट्स लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा आगे पेमेंट्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको आदत है ना, याद बात नहीं कराता मैं कोई चीज़, मैं आपको याद बात नहीं करा रहा हूँ, लॉजिकल बातें बोल रहा हूँ। पेमेंट किस बेसिस पे करते हैं? सेल्स की बेसिस पे या परचेज की बेस पे? परचेज। परचेज क्वेश्चन में नहीं था, वो परचेज हमने निकाला है। ये बड़ी टेक्निकल सी बात है, इसको आसान मत लें, आगे जाके क्वेश्चन में यही आपको बात भूत जैसी बन जाएगी। तो इसको अभी से याद रखें, अगर परचेज ना हो तो हम परचेज निकालते हैं। अब सर आगे बढ़िए सर, परचेज में आ जाए। सबसे पहले करंट मंथ की परचेज का कितने परसेंट का? 50% का मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 96%। सर लेकिन लास्ट मंथ की परचेज का मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट सर? 50%। आ रही है बात समझ में? अब सर मैं यहाँ आया सर, अब जरा यहाँ आके गौर से देखिए और इस बात को समझें। करंट मंथ की परचेज, अब मैं उस कॉलम को नहीं देखूंगा जो कि क्वेश्चन ने मुझे दिया है, बल्कि मैं उस कॉलम को देखूंगा जो कि क्वेश्चन ने मुझे प्रोवाइड किया। कौन सा कॉलम प्रोवाइड किया सर? जो मैंने अपने लिए बनाया है। वो कौन सा कॉलम है? परचेज वाला। मैं शायद उल्टा बोल गया, वो क्वेश्चन में जो प्रोवाइड किया गया उसको नहीं देखूंगा, बल्कि जो मैंने बनाया है वो देखूंगा। तो वो कॉलम आपको बोल रहा है जनवरी के लिए देखो, जनवरी की परचेजेस कितनी है? 56,000। अब अगर मैं ये खुद से सोचो, अगर मैं ये टेबल ना बनाऊं लीना, अगर मैं हमसे ये टेबल ना बनाऊं तो यार मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। मैं बड़ा इधर उधर से क्योटिक कर दूंगा क्वेश्चन को, यहाँ वहां दाएं बाएं ढूंढने लग जाऊं। अब मुझे बताएगा ये 56,000, तो कन्वर्ट कर लें पहले। 56,000 का आंसर बताइएगा सर। 56,000 का हाफ इंटू 96, आंसर बताइए कितना? 26880। नेक्स्ट का भी आंसर इसी तरह बताइएगा। 27840, 29280, 30,720। डन। 50% निकालो लास्ट मंथ की परचेजेस पर। लास्ट मंथ की, इसका मतलब है मैं यहाँ जनवरी का महीना है तो वो कहाँ जाऊंगा? पहले पहले ये जनवरी की बात हो रही है तो कहाँ जाऊंगा? दिसंबर में। दिसंबर का आंसर निकालिए 50% परचेजेस का। 26,000। अब कहाँ जाऊंगा? जनवरी में। जनवरी का हाफ 35,000 नहीं 28,000। सर यहाँ लिखेंगे 28,000। नेक्स्ट आंसर अगला वाला सर 29,000। वेरी गुड। चेक चेक करते जाइए, परचेजेस का हाफ कर रहा हूँ मैं। अगला वाला कितना? 30,500। सर यहाँ इसका आंसर आ गया 30,500। ये लास्ट मंथ की परचेजेस हो गई। और बताएं सर, पेमेंट आ गया ये। अगला एनीवन? सर दोनों पेमेंट्स कर दी परचेजेस की। अब क्वेश्चन को देखें सर, पेमेंट निकालने के बाद अब आपके पास वेजेस। हाँ बोले, चेक कर लो भाई साहब। मार्च की वैल्यू बता रहा है हमजा, मार्च में आप फेब की वैल्यू लेंगे। सही है ना? सही निकाला वैसा। डन है ना? अब सर यहाँ आ जाए वेजेस। अब क्वेश्चन देखें, वेजेस आपने कैसे कैसे पे किए हैं। जनवरी और फेब में आप कितनी पे करेंगे? 12,000। और मार्च और अप्रैल में आप कितनी पे करेंगे? 13,200। ये स्ट्रेट है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ के मैंने मेंशन किया इसके अंदर वेजेस। वेजेस के शुरू के 2 महीनों की वैल्यू आपके पास आएगी 12,000। यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 12,000। यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास 13,200। यहाँ भी वैल्यू आएगी आपके पास 13,200। मेंशन कर लीजिए, ये आपके पास पेमेंट हो गया। फिर वेजेस के बाद बताइए सर, वेजेस के बाद रेंट पे करना है आपको। रेंट आपने 15,000 का पे करना है क्वार्टरली बेसिस में, एक बार कब? जनवरी में, और एक बार कब? अप्रैल में। तो सर ये भी इसी तरह यहाँ पे आके मेंशन होगा। यहाँ के मेंशन करेंगे सर आप आके रेंट, और रेंट आप लिखेंगे सर यहाँ पे आके 15,000। 2 महीनों का स्किप करेंगे, 2 महीनों तक पेमेंट नहीं करनी, फिर आपने पेमेंट करनी है 15,000, तो वो भी मैंने लिख दी। रेंट के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है। रेंट के बाद डायरेक्टर्स ने अरेंज किया बैंक लोन। सर अब ये तो रिसिप्ट में जा चुका। बैंक लोन अरेंज किया था, बैंक लोन तो हमने 60,000 के ले जाके फेब में ऊपर रिसीव कर लिया। आ रही है बात समझ में? हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है। कब पे करना है? 8,000। और पे कब करना है? जनवरी में। तो जनवरी में आप इसका इंटरेस्ट पे करेंगे। तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सर इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस।
यहाँ के मेंशन किया मैंने इसके कितना 8,000, तो मैंने यहाँ लिखा कि 8,000 पेमेंट हो गई सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर सर क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड पे करना है आपको इन मार्च। डिविडेंड आपको कितने का पे करना है इन मार्च? 12,000 का। तो 12,000 का डिविडेंड पे करेंगे। अरे अनम्यूट करके बोल सकते हो, 12,000 का डिविडेंड जो है ना वो अब आप पे करेंगे। मैंने यहाँ लिखा आगे सर इसके अंदर डिविडेंड, और डिविडेंड की वैल्यू मैंने सर यहाँ पे लिख दी आगे कितनी, 12,000। नहीं, कब पे करना है? मार्च में ना, जैन में नहीं, फेब मार्च में 12,000 सर आपने पे करना है, वो भी लिख दिया सर मैंने। बस सर यहाँ तक का टोटल काम है मेरा, ये मेरी सारी पेमेंट्स है। इन पेमेंट्स का टोटल निकाल लीजिए, सिर्फ पेमेंट्स का। अच्छा बच्चे गलती क्या कर देंगे, सारे का निकाल लेंगे। तो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, इतनों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ पेमेंट की बात कर रहा हूँ। एटी सेवन 880। एक मिनट दोबारा बताना, 87,880। नेक्स्ट बताना, 87,840। दूसरा बंदा भी चेक करो, नेक्स्ट आंसर बताना, 84,480। कोई और भी चेक करना, नेक्स्ट बताना, 83। हाँ बोलना जोहेर। सर तीसरा बैक वाला तो 67 क्या रहा है? 67,8 फर्स्ट वन, नहीं second पहला वाला सही है। जी दूसरा वाला क्या है सर? 67 67,480 सही है। सब पुशअप ज्यादा लगा लिए जिम में। आगे नेक्स्ट उसके बाद बताइए, 840, 480 नहीं, 840 सही है जी। लास्ट बताइए, 89,420 सर, ये इसका आंसर आ गया। सर अब हमने यहाँ पे आके मेंशन किया सर इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ भी मेंशन किया सर हमने इसके अंदर बैलेंस कैरेट डाउन। अब सर आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन डायरेक्ट सही लिखा है मैंने, गलत फिर भूल गए आप। नहीं, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अगर आपने ये नहीं लिखा एग्जामिनर मार्क नहीं देगा आपको। सर आपने इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, वो क्या है सर? वो है आपके सामने नेट रिसिट्स। बगैर नेट रिसिट्स के काम मत कीजिएगा, इसका ही सबसे ज्यादा मार्क है। नहीं, इस मैं फिर बोलूं, मार्किंग स्कीम में इस वाली रॉ का एक मार्क है, एक भी नहीं होता, 2-3 होते हैं। हम देखो ऐसी बात बता रहा हूँ, अभी सुनो जरा, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। इस बॉय का आंसर मैं तुम लोग सबको बताता हूँ कि ये जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है ऊपर लिखा हुआ है, नीचे से माइनस करके ब्रॉड डाउन में ऐड करके आंसर निकाल लूँ डायरेक्ट। मैंने भी यही किया, ये नेट कैश फ्लो है, नेट रिसिट है। सर आंसर निकालिए जरा दोनों का, और ये जरूर करना है, सही है? नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल वहाब। ये जरूर करना है। 62,875 माइनस 87,880, आंसर बताइएगा। नेगेटिव आ गया 25,005 सर, ये नेगेटिव आंसर आ गया इसका, 25,005, 25,005। नेक्स्ट आंसर बताइए इसको माइनस करके। 57,910 कितना? 57,910 57,910। नेक्स्ट, negative 14,042 14,042 and 42 yes sir 14042 सर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बताइए सर। negative 16,951 16,951 951 सर, ये आ गया यहाँ पे, और ये भी नेगेटिव है। सर ये कैसा बिजनेस है जिसकी नेट रिसिट्स नेगेटिव ही आ रही है ना? अच्छा है या बुरा है? ये तो बुरा है, इसके पास पैसे नहीं है। दूसरी बात, जिसमें इसके पास पॉजिटिव बैलेंस आ भी रहा है ना, और से देखना, जिस मंथ में इसका उसमें इसने लोन लिया है। और काम की बात बताऊँ, बाबा बड़े बड़े बच्चे हैं अब्दुल वहाब, बाबा ये हमसा छोटी छोटी बात नहीं करनी है, एस वाली कमाल की बात बताऊँ वाली ना।
जब आप बैंक लोन लेते हैं ना तो आप बिजनेस रन करने के लिए नहीं लेते, नॉन करंट एसेट बाय करने के लिए लेते हैं। क्या पूरी इस पूरी कहानी में कहीं नॉन करंट एसेट बाय हुआ है? तो इसका मतलब है वो लोन लेके सैलरी पे करने निकल गए। ये तो तबाही है बिजनेस की। मेरी बात समझ रहे हो? इफ आई लाइक took a loan, if I'm not like investing it in a way that business will become more productive, it's not right। और ये बात समझ में, मैं बैंक से लोन लेके इनकी तनख्वाहें दे दूं तो कारोबार अगर चल ही नहीं रहा तो वो लोन में बाद में वापसी कैसे करूंगा? करेक्ट। तो ये नेट प्रॉफिट से पता चलता है, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी से नहीं पता चल रहा। और ये बात समझ में। अब सर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं नेट रिसिट्स के बाद। अब यहाँ पे आप आगे मेंशन करेंगे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में देखें सबसे लास्ट में आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है और वो है 12,000 का। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर 12,000 का आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है। और यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस सीडी। तो सर इसका टोटल आपके पास आंसर आ गया 13,005, राइट? यही आंसर आ रहा है ना इसका? Yes. 13,005। What was the aspect number? मैंने ऐड ही किया ना, ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। Okay, negative of brought down. अब जवाब दीजिए, इसको मैं कहाँ रखूंगा? अगर ये लास्ट मंथ का क्लोजिंग है तो अगले मंथ का ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग। सर इसको मैंने यहाँ लाके रखा 13,005। अब जवाब दीजिए, फिर पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया आंसर, लेकिन पॉजिटिव आएगा 44,905। सर अब इस वैल्यू को मैंने आगे लिख दिया सर, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 44,905। अब 14,042 को सर इसमें से माइनस कर दीजिए। अब आंसर बताइए। 30,863 डन है सर। ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए बन गया सर पॉजिटिव बैलेंस। अब आगे बढ़े सर, यहाँ देखें, यहाँ जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सर आपको 30,863। अब इस वैल्यू को माइनस करिए ऊपर वाली को। 13,912 सर, 13,912 सर इसका आंसर आ गया। अब देखिए सर डिक्लाइनिंग कैश फ्लो का ट्रेंड है, यानी वक्त के साथ साथ पैसे कम होते जा रहे हैं, ऊपर से बैंक लोन भी लिया हुआ है। तो ये जो पैसे कम होते जा रहे हैं, एक तो इसकी वजह ये है कि आपका बिजनेस कुछ कमा के नहीं दे रहा आपको मंथ्स में, कभी भी नहीं कमाया उसने। वो जो बैंक लोन लिया आपने उसके बाद भी उसने नहीं कमाना शुरू किया। आप देख लो, चेक कर लो, पहले महीने अगर 25,000 नेगेटिव था तो तीसरे महीने 14,000 भी नेगेटिव है, उसके बाद फिर वो 16,000 नेगेटिव है। तो बिजनेस में कोई अच्छाई नहीं नजर आ रही। तो एडवाइस करना चाहिए, अगर क्वेश्चन बोले एडवाइस करें इसके डायरेक्टर को इस बिजनेस के कि दे शुड कंटिन्यू विद द बिजनेस, आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस इज नॉट इन अ गुड कंडीशन टू बी कंटिन्यूड। और ये बात समझ में नहीं करना चाहिए, बिकॉज कैश फ्लो इज व्हाट एवरी मंथ अ नेगेटिव कैश फ्लो कम्स इन, है ना। एंड बिजनेस हैज ऑलरेडी टेकन अ वेरी ह्यूज रिस्क ऑफ बाय टेकिंग व्हाट अ बैंक लोन। अब बैंक लोन लेने के बाद आपको नॉन करंट एसेट बाय करना चाहिए था, आपने नॉन करंट एसेट को बाय करने के बजाय क्या किया? आपने उससे बिजनेस के ऑपरेशन चला दिए और उसके बाद भी बिजनेस नहीं स्टेबल हो रहा। तो बिजनेस लाइक इनको सोचना चाहिए, इधर दे शुड लाइक कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंज लाना चाहिए, बिजनेस को शट डाउन करना चाहिए। बात समझ में आई? करंटली तो ये नजर आता है इसमें। आ रही है बात समझ में? बस यहाँ तक काम कर लीजिए, अब आपकी वर्ड बुक का काम स्टार्ट होगा। अब जो दो नए बच्चे आए हो और ग्रुप में ना, हमजा दोबारा से एक वर्ड बुक का लिंक शेयर कर दो। एक वर्ड बुक होती है जो हमें बाय करनी होती है, इन सबके पास है, आप इनमें से शेयर कर लें, अलीना आपको दिखा देगी। उस वर्ड बुक में सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस वर्ड बुक में सारा मैटर होता है, आपको उसी में सॉल्व करना होता है। एक रजिस्टर्ड, एक कैलकुलेटर और वो वर्ड बुक लानी होती है साथ साथ। ये बुकलेट देख लो, सिर्फ बुकलेट बाय करना। पास पेपर्स आई होप सो आपके पास होंगे, आपने सिर्फ बुकलेट लेनी है बस। ये बुकलेट बाय कर लीजिएगा, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। और हाँ, जो प्रीवियस सारा का सारा लेक्चर है, जो कि प्रीवियस सारा काम है आपको, वो मैं अभी आपको अपलोड कर रहा हूँ बजटिंग का। पहले बजटिंग कंप्लीट कीजिएगा नेक्स्ट मंडे तक, ताकि आप पहले यूज्ड टू हो जाएं इसके, फिर मैं उसके क्वेश्चंस करा सकूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा।